नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं उठा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस पिछले रेलवे के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट के सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था, उसके बारे में मैं आपको सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है। मतलब ये वस्तु हमारी क्या है, स्टैटिक पोजीशन के अंदर है। निरंतर बल लागू होने पर 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। मतलब मीटर प्रति सेकंड इकाई जो दे रखी है इसका मतलब है ये हमारे पास क्या होगी, ये होगी हमारे पास वेलोसिटी, वेग होगी। ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब हमें बल द्वारा किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दे रखा है वो सबसे पहले देखते हैं हम। इसके अंदर हमें दे रखा है 4 kg की कोई वस्तु है हमारे पास, तो इसका मतलब हुआ हमारे मास दे रखा है 4 kg। ठीक है दोस्तों, मास हमारे पास है 4 kg, तो द्रव्यमान दे रखा है 4 kg। और जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें दे रखी है वेलोसिटी। तो हमारे पास दो चीज़ है, मास और वेलोसिटी। गति प्राप्त करती है, गति का मतलब हो गया, तो इसके अंदर हमें निकालनी होगी काइनेटिक एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है, आपको पता है, हाफ mv²। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, हाफ कितना दे रखा है हमें, मास कितना है हमारे पास 4 है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है हमें 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ से कैंसिल होगा 2 से 2। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर करें तो 25 मिलेगा हमें। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 है, टोटल इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 50 जूल। ठीक है दोस्तों, टोटल हमारे पास होगा 50 जूल। तो हमारे पास राइट आंसर मिलेगा हमें 50 जूल, इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी है। मतलब केमिकल साइंस की नींव किसने रखी है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो हमारे पास केमिकल जो साइंस है उसका जनक हम किसे मानते हैं, जनक माना जाता है एंटोइन एल लेवोइजियर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो रासायनिक विज्ञान का जो हमारा जनक होगा वो होगा एंटोइन एल लेवोइजियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपकी छवि जो आपकी छवि है वो आपसे छोटी है, तो दर्पण किस प्रकार का होगा। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छी तरह से हैंडल करना होगा आपको। तो इसमें क्या दे रखा है हमें दे रखा है दर्पण पूछा गया है, कौन सा दर्पण होगा। और जो हमारी छवि बन रही है, छवि हमारी हमसे ही छोटी बनेगी, तो हमारे पास जो दर्पण होगा वो होता है उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको दर्पण का जो चैप्टर है, लेंस का जो चैप्टर है, वो अच्छी तरह से पता होना चाहिए उसके बारे में। उस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं किसी एग्ज़ाम के अंदर। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें मिला है उत्तल दर्पण। थोड़ी सी हम और बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण के अंदर जो वस्तु होती है वो एक तो हमेशा क्या बनती है, आभासी हमेशा प्रतीत होती है। जो वस्तु हमेशा बनेगी वो आभासी वस्तु बनेगी। ठीक है, और हमारी क्या है, वस्तु हमें छोटी दिखाई देगी, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और वस्तु छोटी होगी तो इसका मतलब होगी वस्तु हमें क्या दिखाई देगी, सीधी होगी, हमारे सामने वस्तु सीधा हमें दिखाई देगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, इसी का हम अपोजिट बात करें, उत्तल दर्पण के अपोजिट बात करें तो हमारे पास होता है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस के अंदर भी यही तीनों कंडीशन बनेगी। सबसे पहले हमारे पास वस्तु आभासी होगी, दूसरी वस्तु सीधी होगी, तीसरी वस्तु क्या है, हमें छोटी दिखाई देगी। तो ये तीनों कंडीशन भी क्या है, अवतल लेंस के अंदर है। लेंस और दर्पण एक दूसरे से अपोजिट है। तो यहाँ पर अवतल लेंस है, लेकिन दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने
मुख्य कारण वसा और तेल का डैश है। तो खाद्य पदार्थ है उनके अंदर दुर्गंध किस कारण आती है मुख्यतः, ये पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीकरण, शोधन या अवकरण। इन चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, जो ऑक्सीडेशन है, जो ऑक्सीकरण है, उसके कारण क्या है, हमें खाद्य पदार्थ के अंदर दुर्गंध देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। इस टाइप के क्वेश्चन केमिकल साइंस जो है केमिस्ट्री के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक और हमारे पास सामने क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये भी लेंस से ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। अब हमें निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है। त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या, तो मतलब हमें आर दे रखी है। इसको हम आर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगी, हमारे पास फोकल दूरी निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या होगा, जो एफ बराबर होता है दे रखा है 20 बटा में क्या करना है हमें 2 से डिवाइड, तो कितना बनेगा 10 सेंटीमीटर के अंदर क्या है हमारी जो है वो फोकस दूरी निकल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। इसी के साथ एक और हमारे पास सामने क्वेश्चन है, जो कि काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। इस क्वेश्चन के अंदर गतिज ऊर्जा पूछी गई है। तो हमें वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, हाफ mv²। अब हमारे पास मास कितना दे रखा है हमें, मास दे रखा है 22 kg। ठीक है, गुणा में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो दे रखी है हमें 5। इसको डिवाइड करेंगे, 5 का हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करना होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर इसको डिवाइड करने काटने के बाद हमारे पास क्या है 11 बनेगा। अब आगे क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 11 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन हमारा सही रहेगा 275। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, कोई वस्तु हमारे पास ए है, उसका क्या है, हम बराबर में है हमारे पास ए बटा में बी करता हूँ मैं, 1 बटा में बी होगा। तो जो ए है वो क्या है, बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं इस कंडीशन के अंदर। तो हमें पूछा गया है कंडक्टर का प्रतिरोध, प्रतिरोध का फॉर्मूले की बात करेंगे तो हमारे पास है आर रो एल बटा ए। ये हमारे पास प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हमारे पास है ही नहीं, तो टेम्परेचर के तो व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। जो हमारी रो होती है इसे बोलते हैं हम रजिस्टिविटी। तो ये तो रजिस्टिविटी तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है। तीसरी बात करते हैं अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, मतलब एरिया की बात करते हैं। तो एरिया और प्रतिरोध के अंदर जो रिलेशन बन रहा है वो एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती बन रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा इस टाइप के क्वेश्चंस का। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और एक बात और यहाँ पर थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको। जो हमारी रो है, रो की कई बार पूछी जाती है। जो हमारी रो है इसे बोलते हैं हम रजिस्टिविटी। ठीक है, रो की जो इकाई होती है वो होती है हमेशा मीटर पर सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर गुणा में क्या है सेंटीमीटर हमारी, ओम गुणा में सेंटीमीटर। जो रो की इकाई होगी वो होगी हमारी ओम गुणा में सेंटीमीटर भी हो सकती है और मीटर भी हो सकती है। ठीक है, वो हमें कंडीशन देखनी होगी। जो मीटर के अंदर दे रखा है तो मीटर होगा, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर होगा। तो हमारी रजिस्टिविटी की राइट इकाई होगी ओम गुणा में मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस का भी। आगे हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन का क्या है, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये हमें निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारे पास हाफ, मास कितना दे रखा है हमें, मास दे रखा है हमें 2 kg। तो मास हमारे पास 2 है। और जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है 20। इसका क्या करना है, वेलोसिटी का स्क्वायर करना है।
इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 400 जूल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 400 जूल। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर 2 सेकंड दे रखा है, इसका हमारे पास ज़्यादा यूज़ नहीं है और ना ही इसके अंदर ग्रेविटी का यूज़ दे रखा है हमें कुछ भी। ठीक है, तो डायरेक्ट हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं हाफ mv²। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाने के बाद जो हमारा ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन सी है, जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है क्लोरीन गैस के ऊपर, जो कि क्लोरीन गैस का क्वेश्चन है। वो भी पिछले जो मैंने टेस्ट करवाया था उसके अंदर भी पूछा गया था क्लोरीन के ऊपर। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दे रखा है क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में करते हैं हम? क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। और क्लोरीन गैस की मैंने कुछ आपको खासियत बताई थी, क्या होती है। क्लोरीन गैस जो है वो रोगाणुनाशक के रूप में भी यूज होती है। ये क्या करती है क्लोरीन गैस, जो पानी के अंदर रोगाणु होते हैं उनको क्या कर देती है, उनको नष्ट कर देती है। तो इसीलिए क्लोरीन गैस को रोगाणुनाशक के रूप में भी यूज़ करते हैं। पानी के अंदर डालते हैं तो पानी साफ़ करने के लिए भी काम आती है क्लोरीन गैस। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे पास जो एक और क्वेश्चन दे रखा है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास जो परमाणु है संख्या है क्रिप्टॉन की वो दे रखी है 36, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है वो बताता हूँ आपको मैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है नाभिक। नाभिक के बाद जो हमारे पास कक्ष बनेंगे वो जैसे कि फर्स्ट कक्ष है, ये पहला कक्ष होगा, इसके अंदर हमारे पास 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन। दूसरे के अंदर हमारे पास कितने होते हैं, दूसरे के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं दूसरे कक्ष के अंदर, तो ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरे कक्ष के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे के अंदर होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कुछ आपको 18 इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्ष के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आपको पहले कक्ष के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 18, इस तरह से क्या है आगे हमारे पास बढ़ते जाते हैं। अब क्या है, हमारे पास जो परमाणु संख्या है वो दे रखी है 36 हमारी परमाणु संख्या है, इसको हमें पूरा करना है। तो सबसे पहले में मिलेंगे 2, उसके बाद 8, कितने हो गए 10, उसके बाद 18, तो कितने हो गए टोटल हमारे, टोटल हो गए हमारे 8 और 10 ये हो गए हमारे, और 10 ये 20 और 28 टोटल हमारे पास मिल चुके हैं। हमें टोटल कितने करने हैं 36। अब बचे कितने हैं 8, तो लास्ट के अंदर हमारे पास कितने होंगे 8 और भरे जाएंगे लास्ट कक्ष के अंदर। तो हमारी जो संख्या बनेगी 2, 8, 18, 8। ठीक है, इस तरह से क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा हमारा क्रिप्टॉन का। ठीक है दोस्तों, ये भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन रहा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। और ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और लगभग क्या है जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो कृपया करके आप इनको अच्छी तरह से समझें, देखें किस तरह से हल हो रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।